हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी 5th यूनिट है मेंडलवाद और लिंग निर्धारण यानी मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से लेके फोर्थ तक यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम अपनी 5th यूनिट मेंडलवाद और लिंग निर्धारण। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है? किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है मेंडलवाद किसकी आनुवंशिकी है। जो मेंडलवाद है वो किसकी आनुवंशिकी होता है? द्विगुणित, ठीक है, डिप्लॉइड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है मेंडल ने संकरण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया। मेंडल ने संकरण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया था? नपुंसकता का और बैंकिंग का, ठीक है। इन दोनों चीजों का जो मेंडल ने है अपने संकरण में उपयोग किया था, यानी ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही होंगे। यहाँ पर है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। देन पूछा है फिनोटाइपी अनुपात 3:1 का अर्थ है। इसका अर्थ होता है हमारा पृथक्करण। आपने पढ़ा होगा जो पृथक्करण सेग्रीगेशन का हमारा नियम है, उसमें फिनोटाइपी अनुपात हमारा 3:1 जो है वो निकल कर आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि द्विसंकर संकरण में दोनों प्रभावी लक्षणों वाले समयुग्मजी पौधों का अनुपात क्या है। इनका अनुपात होता है हमारा द्विसंकर संकरण में, याद रखना, ठीक है। ये निकल के आता है हमारा 1:16। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारा समयुग्मजी पौधों का अनुपात। देन पूछा है कि निम्न में से प्रभाविता का क्या महत्व है। जो प्रभाविता का महत्व होता है वो होता है हमारा प्रभावी जीन के कारण हानिकारक उत्परिवर्तन जो होते हैं वो व्यक्त नहीं होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एक किसान ने मकई की एक बाली से 200 दाने बोए जिनसे 140 लंबे और 40 छोटे पौधे उत्पन्न हुए। इन संतानों के जीनोटाइप सबसे अधिक संभावित हैं। इसका जो हमारा जीनोटाइप है वो अगर हम निकाल कर देखेंगे, सबसे अधिक जो संभावित है वो है हमारा, यहाँ पर देखिए, होमोजाइगस टी और टी है, और यहाँ पर हमारे स्मॉल टी, ये भी क्या है? होमोजाइगस। सभी ऑप्शन भी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई जीव समयुग्मीय है या विषमयुग्मीय एक उपयोगी प्रक्रिया है। इसके लिए हमारी उपयोगी प्रक्रिया होती है परीक्षण संकरण, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। वो करके देखना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है फोरोक्लोक पादप क्या दर्शाता है। ये पादप दर्शाता है हमारा अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा है कि आनुवंशिक पुनर्संयोजन किसके माध्यम से होता है। आनुवंशिक पुनर्संयोजन जो है हमारा अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है निम्न में से कौन वंशागति की इकाई है। तो वंशागति की इकाई हमारे होते हैं जीन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि एलील है। एलील क्या होता है? एलील एक जीन युग्म होता है, ठीक है, जिसमें क्या है वैकल्पिक लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है द्विसंकर संकरण की पीढ़ी के फिनोटाइपों के प्रकार। इसके फिनोटाइपों के हमारे प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 4 प्रकार। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है यहाँ पर देखिए हमारा जो होमोजाइगस एक्स एक्स है और उसके बाद हेट्रोजाइगस वाई वाई। उसके बाद दिया गया यहाँ पर एक्स एक्स, ये हो गया हमारा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस वाई वाई का संकरण करने पर ये जो हमारी संतति है इस अनुपात में प्राप्त होती हैं। तो इनका हमारा रेशो जो होगा क्या होगा, ठीक है। तो इनका रेशो जो है हमारा वो होगा 1:2:1:0। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ये रेशो तब निकल कर आएगा जब हम जो इनका संकरण, ठीक है, कराएंगे और एक अपना टेबल जो है उसमें करा के देखेंगे। देन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किसमें जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। तो जीन जो है वो युग्मक में कहाँ नहीं पाए जाते हैं? युग्मों में, युग्मक के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स में जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। देन पूछा है यहाँ पर जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये प्रतिपादित की गई थी जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।
देन पूछा है कि 1:1:1:1 अनुपात दर्शाता है। ये अनुपात दर्शाता है हमारा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना। ये जब दर्शाएगा हमारा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। उसके बाद पूछा है कि टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस क्या है? ये होता है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस यहाँ पर हो गया हमारा टॉल, और ये हो गया हमारा होमोजाइगस टॉल। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। जो टेस्ट क्रॉस है उसका हमारा यहाँ पर ये सिग्न होगा। देन यहाँ पर दिया गया है कि एक पौधे में जीन टी लंबाई के लिए और इसका अप्रभावी एलील टी बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, आर लाल रंग के लिए और इसका जो हमारा अप्रभावी एलील है वो आर सफेद रंग के लिए उत्तरदायी है। एक लंबा और लाल फूल वाला पौधा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है, उसे बोने और लाल फूल वाले पौधे स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस किया गया। उपरोक्त क्रॉस से बने सफेद फूलों वाली संतति का जो प्रतिशत है वो कितना है? ठीक है, तो आप क्रॉस करा कर देखिए, क्योंकि जो हमारा कैपिटल आर होता है वो होता है हमारा रेड कलर के लिए और स्मॉल आर होता है वाइट, उसी का क्या हमारा जो रेसेसिव है। देन जो हमारा कैपिटल टी होता है वो लंबाई के लिए होता है जो कि डोमिनेंट है, और स्मॉल टी होगा हमारा रेसेसिव। तो इनका जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का, किसके साथ कराएंगे? लाल फूलों वाले स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो हमारा प्रतिशत निकल के आएगा 12.5%। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन यहाँ पर दिया गया है कि मिराबिलिस पौधे में लाल, ठीक है, कैपिटल आर होगा यहाँ पर रेसेसिव के लिए, और सफेद स्मॉल आर पुष्प जनक के संकरण के बीच गुलाबी संकर कैपिटल आर स्मॉल आर का दिखना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, यानी ना ही तो जो हमारा यहाँ पर रेड कलर है इसने अपना पूर्ण प्रभाव दिखाया, और ना ही जो व्हाइट कलर है इसने अपना पूर्ण प्रभाव किस पर? रेड पर दिखाया है। तो दोनों के बीच क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद पूछा गया है कि यदि द्विसंकर संकरण में किसी जनक संयोजन होते तो मेंडल क्या खोज सकते थे? मेंडल खोज सकते थे सहलग्नता को। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि यदि गुणसूत्र पर जीन के बीच की दूरी अधिक है तो जीन दर्शाता है, जीन क्या दर्शाता है? प्रबल सहलग्नता। ठीक है, गुणसूत्र पर अगर जीन के बीच की दूरी अधिक होती है। देन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्थितियां सहप्रभावी जीन का उदाहरण है? सहप्रभावी जीन की जो विशेषता होती है वो देख लेते हैं हम। जो एलील होते हैं, एलील, ठीक है, जो दोनों विषम युग्मीय अवस्था में परस्पर क्रिया करके एक स्वतंत्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारी होती है सहप्रभावी जीन। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित और इसलिए पिता से पुत्र में संचरित होने वाली जीन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम पुंसीय जीन, ठीक है, होलेंड्रिक जीन। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है होगा, जो कि पिता से पुत्र में संचरित होती है, और ये ऑब्वियसली वाई गुणसूत्र पर ही स्थित होगी, क्योंकि पिता से ही पुत्र को वाई गुणसूत्र जो होता है वो प्राप्त होता है। देन यहाँ पर पूछा गया है कि एक बहु एलील तंत्र में एक युग्मक में क्या होता है? एक युग्मक में क्या होता है? एक एलील। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मनुष्यों में रक्त समूहन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो रक्त समूहन होता है मनुष्य के अंदर वो 3 एलील, ठीक है, जिनमें IA एवं IB जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। जैसे कि IA और IB दोनों एलील है तो वहां पर क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप AB, ठीक है, और अगर IA और IO होता है तो ये क्या होगा? हमारा जो A ब्लड ग्रुप होता है वो माना जाएगा। देन पूछा है यहाँ पर एकाधिक एलील उपस्थित होते हैं, यानी एक से अधिक, तो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये समजातीय गुणसूत्र पर एक ही स्थान पर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि बहुप्रभाविता किसे कहते हैं? बहुप्रभाविता हम बोलते हैं एकल जीन के बहुल प्रभावों की परिघटना को। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एक परिवार में पिता का रक्त समूह A है और माता का रक्त समूह B है। बच्चों में रक्त समूह AB के होने की 50% संभावना है, जो यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? माता पिता में से कोई एक विषम युग्मजी है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
देन पूछा है कि बॉम्बे फिनोटाइप किसके कारण होता है। तो बॉम्बे जो फिनोटाइप होता है ये किसके कारण होता है, प्रबलता के कारण, एपिस्टेटिस के कारण। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। देन पूछा है कि सहलग्नता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सहलग्नता के बारे में हमारा कथन सत्य होता है कि यह जो होती है सहलग्नता नए पुनर्योगजों के निर्माण में मदद करती है। ठीक है, जो हमारा नया फॉर्मिंग न्यू रिकॉम्बिनेशंस में मदद करती है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये प्रस्तावित किया गया था हमारा सीबी ब्रिजेस द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ड्रोसोफिला का पूछा ही जाता है हर बार। देन पूछा है कि वह परिघटना जिसमें एक जीन या अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। ठीक है, एक जीन दो या अधिक लक्षणों को अगर प्रभावित करता है वह क्या होता है हमारा, बहुलता। ठीक है, प्लीयोट्रोफी। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि F2 पीढ़ी निम्न में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो निम्न के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, ये होती है हमारी F1 का आपस में अगर हम संकरण कराते हैं, जो F1 जनरेशन होती है अगर उसका हम आपस में संकरण कराते हैं तो F2 पीढ़ी जो होती है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए जो डी है करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मानव त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाले जीनों की संख्या है। तो इन जीनों की संख्या होती है हमारी 6। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, याद रखना। इसके बाद पूछा है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी। ठीक है, अगर इनका हम स्मॉल ए, स्मॉल ई और स्मॉल बी के बीच संकरण कराते हैं तो संकर पीढ़ी जो होती है इसमें हमारे ये अनुपात जो होते हैं निकलकर सामने आते हैं। इनका रेशो हमारा क्या होगा, इनका रेशो होगा हमारा 1:2:1। ठीक है, ये संकरण कराकर देखिए आप लोग। अगर हम इस वीडियो में कराते हैं तो वीडियो जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देन यहाँ पर दिया गया है कि मानव में लैंगिक गुणसूत्र पूरक है। लैंगिक गुणसूत्र पूरक जो होता है मानव में वो कौन सा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, लेकिन मानव का तो लैंगिक गुणसूत्र हमारा XY होता है। ठीक है, XX एंड XY, फीमेल मेल। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, लैंगिक गुणसूत्र पूरक है मानव में। देन पूछा है कि जिया में 10 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें उपस्थित सहलग्न समूह है। सहलग्न समूह कितने होते हैं, इसमें होता है हमारे 10। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनियमन ओवर किसके बीच होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किसके बीच होता है। तो ये होता है हमारा जो हमारी असंतति अर्धगुणसूत्र होते हैं इनके बीच। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि ड्रोसोफिला में अपूर्ण सहलग्नता जनकीय और गैर जनकीय संयोजनों वाली संतानों का निर्माण करती है। ड्रोसोफिला के गैर जनक संयोजन का प्रतिशत बताइए। तो इसके गैर जनक संयोजन का जो प्रतिशत है वो हमारा 17% है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है, ये याद रखना आप लोग। देन पूछा है कि मनुष्यों में सहलग्नता समूह है। मनुष्यों में 23 सहलग्नता समूह है। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि संकर और जनक के बीच संकरण को कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण यानी बैक क्रॉस। ओके, हिंदी में यहाँ पर प्रतीप दिया गया है लेकिन आप याद रखना बैक क्रॉस। देन पूछा गया है कि गणना की चेकरबोर्ड विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये विधि जो है हमारी गणना की चेकरबोर्ड विधि ये पुन्नेट के द्वारा विकसित की गई थी। पुन्नेट स्क्वायर मेथड जो हम लोग यूज भी करते हैं संकरण के दौरान। देन यहाँ पर दिया गया है कि पुन्नेट वर्ग का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है, क्या जानने के लिए किया जाता है, संकरण का संभावित परिणाम। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि संकरण के बाद पहली पीढ़ी होती है। पहली पीढ़ी क्या होती है संकरण के बाद, ये हमारी होती है पहली संतान पीढ़ी। ओके, और F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन भी हम बोल सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि मनुष्यों में ऊंचाई में बहुत भिन्नता होती है, इसका उदाहरण एक है। कौन सा उदाहरण है यहाँ पर हमारा, बहुजीनी वंशागति। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। वीडियो को पार्ट बी देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए।
और तब तक आप लोग जो हमारे यूनिट 5th से पहले के बाकी 4 यूनिट है उनको देखिए। थैंक यू।